हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसे मैथ में 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को लेकर शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और आपको कहीं भी डाउट लगेगा ना, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका सारा कमेंट के जवाब हम देंगे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन पहले से लिख कर रखे हैं, ठीक है ना। इसी 10 क्वेश्चन को हम आज आपके सामने बताएंगे और आपको बता दें कि इसमें हम जो बताएंगे ना बाबू, तो 100% आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, आपके दिमाग में ढुकेगा 100%, ठीक है ना। 100% बाबू ये क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में यानी मैट्रिक एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है ना बाबू। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं बारी बारी से, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, ठीक है ना। पहला हमारा क्वेश्चन है बाबू, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, देखिए, ठीक है ना बाबू। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना बाबू। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, एकदम शॉर्टकट तरीके में बताएंगे, ठीक है ना बाबू। सीधा आपके दिमाग में सीधा ये फिट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी आप बिहार बोर्ड में सीधा 2 नंबर उठा सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने के सीख जाएंगे ना तो सीधा बिहार बोर्ड में 2 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है ना। देखिए बाबू, चलिए सबसे पहले बाबू लिखेंगे इसका विपरीत लिखेंगे, यानी इसका उल्टा लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अपरिमेय लिखा है ना तो हम लोग सीधा परिमेय लिखेंगे, यानी इसका उल्टा लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं कि मैथ में क्या होता है बाबू, कोई भी सवाल बनाते हैं तो उसको मान कर ही चलते हैं। क्या करते हैं बाबू, मान कर ही चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाबू, हल में लिखेंगे, यहाँ पर हल में लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे बाबू, माना की √5 एक परिमेय में संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या, ठीक है ना बाबू। परिमेय संख्या आपको कैसे लिखते हैं, परिमेय संख्या बाबू आपको लिखने का तरीका क्या बताएं बाबू, p/q के रूप में परिमेय संख्या को लिखते हैं, p/q के रूप में, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना बाबू। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर √5 बराबर के p/q, ठीक है ना बाबू, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या होने का एक शर्त होता है बाबू, परिमेय संख्या होने का शर्त क्या होता है, यानी यहाँ पर शर्त होता है q ≠ 0, क्या होता है बाबू, q ≠ 0, ठीक है ना। कोई टीचर क्या होता है बाबू, आपको बता दे, कोई टीचर होता है ना, यहाँ पर कुछ लिखवाते हैं जहाँ p और q कोई धनात्मक पूर्णांक है और q ≠ 0 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखवाता है कोई टीचर कि जहाँ p और q कोई धनात्मक पूर्णांक है और q ≠ 0 है, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है बाबू, ठीक है ना, क्या होता है, यही होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ। इसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना बाबू। √5 का वर्ग करेंगे, इधर p/q का वर्ग करेंगे, ठीक है ना। √5 का जब भी वर्ग करेंगे बाबू, यानी √5 का जब भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है बाबू, केवल 5 होता है। जो भी संख्या अगर रूट में रहता है ना और उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट के जो अंदर संख्या रहता है ना वही हो जाता है, ठीक है ना बाबू। चलिए यहाँ पर √5 का अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे तो केवल क्या होगा, केवल 5 होगा। रूट के अंदर जो संख्या रहता है ना वही हो जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर है ना बाबू, ये p के लिए भी है और q के लिए भी है स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर p के लिए भी है और q के लिए भी है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो p² हो जाएगा, बटा में क्या है, q है, तो q² हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 है जैसे 5 वैसे लिखेंगे, ठीक है ना, बराबर p² जैसे वैसे लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए नीचे वाले के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए x में जब हम बाबू x से गुना करते हैं तो आपको बताया पहले कि x² होता है ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है बाबू, q है, तो अगर q में हम लोग q से गुना करते हैं तो क्या होता है, q² होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग
तोड़ देंगे, ठीक है ना, तो क्यू गुने क्यू लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए बाबू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुना में है, ठीक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बाबू एक छिपा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5Q, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से एक क्यू इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा बाबू, पी स्क्वायर बटा क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर बटा क्यू कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या है, पूर्णांक के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कुछ थ्योरी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। लिखेंगे पूर्णांक बराबर, पूर्णांक बराबर क्या है बाबू, इसको हम लोग पूर्णांक बोलेंगे, इसको हम लोग परिमेय बोलेंगे या भिन्न बोलेंगे, ठीक है। लिखेंगे पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं है, यानी पूर्णांक बराबर नहीं है भिन्न, ठीक है ना। अतः हमारी जो हम यहाँ पर कल्पना की है ना बाबू, क्या है, गलत है। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, क्या है बाबू, गलत है, ठीक है ना। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बाबू इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन हमारा हम लोग दूसरा देख लेते हैं, ठीक है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, देखिए बाबू यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 625 के अभाज्य देखिए बाबू हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का कितना घात है, यानी 5 का केवल घात बताना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 625 का अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 का घात बताना है कि 5 का घात कितना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर आपको बचपन में तो गुणनखंड आता होगा, बचपन में आपका कोई ना कोई सर आपको सिखाए होंगे गुणनखंड, ठीक है ना। तो आइए हम आज को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है ना, गुणनखंड, ठीक है ना। यानी आपका एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है, समझिए कि आपका एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है ना बाबू, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में, ठीक है ना, जैसे आप लोग गुणनखंड बनाते हैं ना, वैसे ही इसका क्या करना है, फैक्टर तोड़ देना है, ठीक है ना। यहाँ पर 625 लिखेंगे, ठीक है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, यानी इसमें भाग दे देंगे। इसमें हम लोग 5 से अगर भाग देते हैं तो कितना बार में कटेगा बाबू, ये कट जाएगा हमारा कितना बार में, देखिए तो यहाँ पर 125 बार में कटेगा, क्या, ठीक है ना। फिर यहाँ से 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा बाबू, यहाँ पर देखिए हो जाएगा हमारा 25 बार में कटेगा, ठीक है ना। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, फिर 5 से भाग देंगे तो बाबू 1 बार में कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 5 का घात पूछ रहा है, 5 का कितना घात है, यानी 5 का कितना घात है, यही आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका जब गुणनखंड कर लेते हैं, इसको हम लोग सजा लेंगे, गुणनफल के रूप में इसको सजा लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। इसका गुणनफल के रूप में कैसे समझेंगे, देखिए 5 गुने 5 गुने बाबू 5 गुने 5 तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 50 25 में करेंगे 5 से 125, तो 125 में जब 5 से करेंगे बाबू तो 625 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका गुणनखंड का आंसर आ गया, ठीक है ना। अब पूछ रहे हैं आपसे कि 5 का घात कितना होगा, ठीक है ना, 5 का कितना घात है, ठीक है ना। तो देखिए घात कैसे मालूम करते हैं, देखिए यहाँ पर गिनेंगे कि 5 कितना है, देखिए 1 2 3 4 है ना, तो बाबू यहाँ पर लिखेंगे 5 के पावर 4। तो आपको क्या पूछा है, घात पूछा है, 5 का घात कितना है, तो 5 का घात कितना है बाबू, यहाँ पर 4 है, तो लिख देंगे आंसर में 4, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यानी आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है, समझिए। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए नोट करिए इसको फटाफट। चलिए बाबू हम इसको अब लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है ना, रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, ठीक है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरा ये 100% बाबू आपका क्वेश्चन, यानी 100% ये क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा क्लास 10th में, ठीक है। 100% बाबू लिख कर दे रहे हैं, आपको लिख कर दे रहे हैं, 100% देखने को मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा कितना इजी है, ठीक है ना। आप लोग इजी क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देते हैं,
बोलते हैं कि एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है और आएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए बाबू हमारा क्वेश्चन तीसरा क्या है बाबू, तीसरा क्वेश्चन है हमारा यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से 135 और 225 का HCF या मासा ज्ञात करे या ज्ञात करे, ठीक है ना बाबू। ये जो क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हम गारंटी लेते हैं बाबू कि आएगा तो आएगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंज कर देगा एग्जामिनर, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही लिखा रहेगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से 135 और 225 का क्या करना है बाबू, HCF यानी मासा निकालना है, ठीक है ना। HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं, मासा ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप लोग बचपन में बाबू कौन विधि बोले लेकिन भाग विधि या गुणनखंड विधि क्लास 10th में तारा लोग इनके बता देते नहीं बाबू ये कौन विधि पढ़े के बाद यूक्लिड विभाजन जो तारा लोग इनके पहले हम पढ़ा चुकल बनी, ठीक बनू। जाके देखा देख लो वीडियो तो जाके देखिए लोग, ठीक बनू। लाइव क्लासेस पढ़े लोग, ठीक बा, देख लियो लोग जाके, ठीक बा। यूक्लिड विभाजन से, ठीक बनू। तो यूक्लिड विभाजन से बाबू बनावे के तरीका का होला देखा लोग। सबसे पहले था हल लिखा लोगी ना, हल लिखला के बाद में देखो, ठीक है ना बाबू, हल लिखो, ठीक है। कभी कभी भोजपुरी भी बोलते हैं, कभी कभी हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए देखो यहाँ पर, ठीक है ना। तो भाषा को आप मत दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आपको पढ़ाई से मतलब है, ठीक है ना, भाषा से मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर देखो जो छोटा है ना बाबू, यहाँ पर जो छोटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, b बराबर लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो बड़ा है उसको हम लोग a बराबर लिखेंगे, कितना 225 है, और जो छोटा है उसको हम लोग b बराबर लिखेंगे 135, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन लिखेंगे यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन से क्या लिखेंगे बाबू, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन बस ये इतना ही लिखना है आपको, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं लिखना। यूक्लिड विभाजन, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन का बाबू फार्मूला आपको पहले हम बता चुके हैं क्या होता है बाबू। यूक्लिड विभाजन का फार्मूला क्या होता है, a बराबर b³ प्लस के r होता है, ठीक है ना बाबू। इसको हिंदी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के क्या होता है बाबू, शेष होता है, शेष। फटाफट नोट करो, एकदम रफ्तार गाड़ी चल रहा है, ठीक है ना बाबू। चलिए यहाँ पर देखो, इसको हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करते थे क्या होता था बाबू, हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष हो जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए एक मान कितना दिया है बाबू, यहाँ पर पहले से देखिए कितना दिया है, एक मान। हम क्या बताएं आपको कि जो बड़ा है ना संख्या में उसको हम लोग a बराबर लिखते हैं, जो छोटा है उसको हम लोग b बराबर लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 12 जो है 225 और 135 में 12 कौन है, 225 है, तो हम यहाँ पर लिखे है ना a बराबर, और जो छोटा है उसको b बराबर लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन से, बस यहीं तक लिखना है आपको। इससे अगर आगे भी लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, ठीक है ना जी। यूक्लिड विभाजन का फार्मूला क्या होता है बाबू, यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है बाबू, यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है a बराबर b³ प्लस r। अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए a का मान कितना है बाबू, 225 है, बराबर b का मान कितना है, देखिए यहाँ पर b का मान बाबू हमारा कितना दे दिया है, 135 दे दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, आपको पहले हम बताया कि अगर आपको भाग विधि अगर आप बचपन में सीखे होंगे ना तो ये चुटकी बजाएंगे तो फटाफट आपको दिमाग में ढुक जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग भाग विधि आपको बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 225 है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको b बोलते हैं, इसको a बोलते हैं, इसको q बोलते हैं, इसको r बोलते हैं, ठीक है ना। नीचे जो आएगा उसको r बोलते हैं, ठीक है ना। इसको a बोलते हैं, इसको हम लोग q बोलते हैं, क्या बोलते हैं, q, ठीक है ना। भाग देंगे बाबू तो कितना बार में कटेगा, 135 बार में, यानी एक बार में कटेगा। घटाएंगे तो बाबू नीचे कितना आएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भागफल कितना है बाबू, भागफल की जगह पर हम लिखेंगे भागफल कितना है बाबू, 1 आया है, यहाँ पर 1 डालेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है ना। शेषफल कितना है बाबू, 90 आया है, शेषफल देखिए यहाँ पर 90 आया है, 90 यहाँ पर डाल देंगे, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या करेंगे, दूसरा स्टेप बनाएंगे। दूसरा क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर 90 है ना, 90 में हम क्या करेंगे, 135 से क्या करेंगे इसमें, यानी 135 में 90 से हम लोग फिर भाग देंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग b बोलेंगे, इसको a बोलेंगे, इसको q बोलेंगे, इसको r बोलेंगे, ठीक है ना। तो फिर एक बार में एक मरतब में कटेगा, यानी एक बार में कटेगा 90, हम 90 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर दूसरा स्टेप में क्या करें बाबू, इसको छोड़ देना है, ठीक है ना, बस इसको छोड़ देना है। बाकी हम लोग को 2 गो से खेला, इससे खेलना है, ठीक है ना। चलिए तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर लिखेंगे 135 जो बड़ा है उसको लेंगे, और यहाँ पर देखिए
ठीक है ना। फिर कितना बार में कटेगा बाबू, 90 कम 90, देखिए यहाँ पर क्यू का मान कितना निकला है, 1 निकला है ना, तो 1 करेंगे, ठीक है ना, प्लस आर का मान कितना निकला है बाबू, 45 निकला है, तो बस यहाँ पर 45 रख दो यार, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे बाबू, फिर एक स्टेप और बनाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग छोड़ देना है, फिर इसको भी छोड़ देना है, ठीक है। देखेंगे 90 बराबर के क्या करेंगे बाबू, 45 करेंगे, ठीक है ना। फिर भाग देंगे तो 45 गुना कितना होता है, चला तो 90 होता है, 45 गुना सर 90 होता है, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आपको बता देते हैं फिर से, 45 में हम क्या करेंगे, शेष 45 आया है ना, तो फिर 45 में हम लोग 90 से अगर भाग देंगे बाबू, तो 45 दूना कितना होता है, 90 होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, जो 12 है उसके बाद हम जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, और जो शेषफल यानी भागफल निकलता है उसको हम लोग क्यों बोलते हैं, जो शेषफल निकलता है उसको आर बोलते हैं, ठीक है ना। 45 दूना 90 हो जाएगा, 2 मरतब में, ठीक है ना, यानी 2 बार में कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 90 लिख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जब घटाएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी शेषफल क्या हो जाएगा, 0 निकलेगा, 0 0 0, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेषफल की जगह पर क्या करेंगे, 0 डाल देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए भाज्य है, यहाँ पर भाजक है, यहाँ पर भागफल है, उसके बाद यहाँ पर शेष, जब तक शेष 0 नहीं आएगा ना, तो क्या करना है, यूक्लिड डिफरेंस बनाते रहना है, ठीक है ना, क्या करना है, बनाते रहना। अब यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि आंसर कैसे मालूम करना है कि आंसर कौन होगा सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपको बता दें कि इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर अगर आपको पता करना है ना आंसर, तो बी वाला राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी, इसको क्यू बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे, ठीक है। तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा बाबू, बी वाला, ठीक है ना, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, आंसर भी लिखने का एक तरीका होता है बाबू, लिखेंगे अतः 225 तथा 135 का HCF बराबर, आंसर कितना होगा बाबू, बी वाला राइट आंसर होता है, बी वाला, ठीक है ना, बी वाला राइट आंसर होता है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा कि बी के जगह पर कौन सा अंक है, ठीक है ना, बी के जगह पर कौन सा अंक है, बी के जगह पर कौन सा अंक है, 45 है, तो 45 राइट आंसर आ ही जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको इस तरीके से बनाने नहीं आता है ना, तो आपको सबसे पहले भाग विधि बना लेना है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला जो है उस पर क्या करना है, सजा लेना है, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा और मिलता है हमेशा। चलिए नोट करिए फटाफट से। चलिए बाबू इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू कि 0.6 के ऊपर एक ऋण है, क्या है बाबू, एक ऋण, इसको बार बोलते हैं और एक ऋण भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बाबू, इसको बार भी बोलते हैं और एक ऋण भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 0.6 के ऊपर क्या है, बार लगा है, ठीक है ना, को परिमेय संख्या के रूप में लिखो, ठीक है। 0.6 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है ना बाबू। कौन सा रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है ना बाबू, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है, इस टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव में भी देता है और सब्जेक्टिव में भी देता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग आइए हम लोग बनाते हैं और आप लोग अच्छा से समझिएगा बोर्ड पर, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले लिखेंगे बाबू हल लिखने के बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले हम तो पहले बताया कि आपको कि मैथ में ज्यादातर मान ही कर चलते हैं, क्या करते हैं, मान कर ही चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू यहाँ पर माना कि x बराबर, यहाँ पर देखिए रेगरिन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ जाइए, ठीक है ना। रेगरिन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 6 के ऊपर रेगरिन है, रेगरिन का मतलब होता है ये जो संख्या है ना बाबू, क्या है, आगे की तरफ ऐसे 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 यानी ये चल रहा है, ठीक है ना। इसको रुकाने के लिए क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसको रोकने के लिए इस पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं रेगरिन यानी बार लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बार को हटा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ऐसे रिपीट करते चला जाएगा, ठीक है ना, डॉट 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 चला जाएगा, ठीक है ना, ऐसे रिपीट करते चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे माना कि x बराबर 0.6 ऐसे कर देंगे। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कर लेंगे, क्या कर लेंगे बाबू, समीकरण नंबर 1 कर लेंगे, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझना है आपको कि अगर
एक संख्या पर एक ऋण लगा होगा, अगर एक संख्या पर एक ऋण लगा होगा तो 10 से गुना करेंगे, और दो संख्या पर एक ऋण लगा होगा तो 100 से गुना करेंगे, और तीन संख्या पर अगर एक ऋण लगा होगा तो हम लोग 1000 से गुना करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या के ऊपर एक ऋण है, ठीक है ना, तो हम लोग 10 से गुना करेंगे, और दो संख्या पर एक ऋण लगा होगा ऐसे तो हम लोग 100 से गुना करेंगे, ठीक है ना, गुना करेंगे। और मान लीजिए कि तीन संख्या पर एक ऋण लगा होगा तो हम लोग 1000 से गुना करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, चलिए यहाँ पर लिखेंगे ये जो समीकरण 1 है ना बाबू, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है ना, 10 से गुना करना, 10x बराबर के यहाँ पर देखिए, अगर आपको दशमलव के अगर गुना आता होगा ना तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं आता होगा तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना बाबू। क्या करें, यहाँ पर अगर दशमलव लगा है ना तो अगर 10 से गुना करेंगे तो एक अंक बाद लगता है, क्या लगता है बाबू, एक अंक बाद लगता है, और 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक बाद लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 0 डालेंगे, उसके बाद 6, इसके बाद दशमलव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, एक अंक बाद, अगर 10 से गुना करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक बाद लगाना है, और 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक बाद लगाना है दशमलव, ठीक है ना। चलिए ऐसे ऐसे क्या करेंगे, इसको भी भगा देंगे, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बाबू, देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे बाबू, घटाने पर, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, 10x बराबर के 0.6 ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। या उसके बाद समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 10 आपको बताएंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बाबू आपको बता दें कि जोड़ घटाव दशमलव का कैसे बनाते हैं, दशमलव के सीख पर करके जोड़ते हैं या घटाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दशमलव यहाँ पर, यहाँ पर हम दशमलव देंगे, उसके बाद जो 0 है ना यहाँ पर देंगे, ठीक है ना, उसके बाद 6 ऐसे हम लोग दे देंगे डॉट, क्योंकि ये भी आगे की तरफ भागता है और नीचे वाला भी आगे की तरफ भागता है, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद ऐसे एक लाइन खींचेंगे, चला, ठीक है ना। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, घटाने पर तो कट जाएगा, ठीक है ना। 6 में से 6 नहीं जाएगा 0, 6 में से 6 नहीं जाएगा 0, इसमें से घटाएंगे तो क्या देगा, 0 बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 है, तो 6 में से 0 नहीं जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और 0 का तो मान कुछ नहीं रहता, इसके जो बगल में है कुछ नहीं रहता, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 10 गो x है, या नीचे कितना है बाबू, 1 गो x है, तो 10 गो x में से 1 गो x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 गो x बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर गुना में है तो भाग में जब चेंज करेंगे तो x बराबर 6 बटा नीचे 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो 2 बटा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, x बराबर 2 बटा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे देगा, यानी ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे देगा तो उसको ट्रिक से कैसे हल करेंगे, ठीक है ना, ट्रिक से कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए भी ट्रिक भी है, इसके लिए क्या है बाबू, ट्रिक है। ट्रिक क्या है बाबू, 0 पॉइंट अगर 6 के ऊपर एक लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद में जो संख्या है ना उसको हम लोग उतार लेंगे, ठीक है ना। संख्या हमारा क्या है, देखिए दशमलव के इस साइड का 0 का मान नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अंक नहीं है, इधर 0 है, केवल 0 है, इसका मान कुछ नहीं रहता है, क्या है 6 है, तो 6 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नीचे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। और जितना संख्या के ऊपर रेख नहीं रहेगा ना बाबू, देखिए कितना का संख्या के ऊपर है, एक संख्या के ऊपर एक नहीं, देखिए यहाँ पर एक ही गुना संख्या के ऊपर एक नहीं, केवल 6 के ऊपर एक नहीं, एक संख्या के ऊपर एक नहीं, तो क्या करेंगे, नीचे 9 लिखेंगे इसके बदले में, ठीक है ना। जितना संख्या के ऊपर एक नहीं रहता है ना उतना क्या करेंगे, उतना नीचे 9 लिखते हैं, ठीक है। चलिए हटा देंगे तो देखिए यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना है बाबू, यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर भी कितना है 2/3 है, ठीक है ना। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में अगर बनाना होगा तो इस तरीके से बनाकर देख लेना है, और सब्जेक्टिव में बनाना है तो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। आइए एक बार और समझाते थे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 0.3 है, 3 के ऊपर एक, ठीक है ना। इसको ऑब्जेक्टिव में अगर दे देगा बनाने के लिए सबसे पहले ट्रिक से कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन 3 है ना, देखिए दशमलव के
यानी लेफ्ट साइड का मान नहीं रहता है। जीरो अगर है ना, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, केवल जीरो है, तो उसका मान नहीं रहता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 जैसे वैसे लिखेंगे, और केवल एक ही को संख्या के ऊपर एक नहीं, देखिए तो क्या करेंगे, इसके बदले में जितना संख्या के ऊपर एक नहीं रहेगा ना, उसके बदले में क्या करेंगे, बट्टा में क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। तो एक संख्या के ऊपर एक नहीं, तो एक नीचे 9 लिखेंगे, ठीक है ना। कटा देंगे तो बाबू 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, तो 1/3 इसका भी आंसर निकलेगा, ठीक है। चलिए एक और इसमें का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। एक और इसमें का क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए अगर दे देगा 0.54 दे देगा, ठीक है। क्या दे देगा बाबू, 54। यहाँ पर देखिए 2 गो पर एक ऋण है, मान लीजिए 2 गो पर एक ऋण, दोनों पर एक ऋण है। सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद में क्या करेंगे बाबू, जैसे है ना 54 वैसा ही लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोनों पर एक ऋण है, देखिए दोनों पर एक ऋण, नीचे क्या करेंगे, 2 गुना डाल देंगे, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये कट जाएगा, ठीक है ना, ये कटेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कटा देते हैं, एक बार में कटेगा, इसके बाद कितना 8 बार में कटेगा, क्या 24, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 33 बार में, 18/33 फिर कटेगा, कटा लेंगे तो 6/11, यानी इसका राइट आंसर कितना आएगा बाबू, 6/11 ही आएगा, ठीक है ना, 6/11, ठीक है। चलिए और एक और क्वेश्चन इसमें का देख लेते हैं बाबू, ठीक है। चले जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, हम ग्राफ कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट फटाफट कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते हैं एक और क्वेश्चन ट्रिक से, ठीक है ना, TRI सीख के ट्रिक से देख लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ट्रिक से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 0 पॉइंट कितना है, मान लीजिए कि 0.42 है, ठीक है ना। क्या है बाबू, 42 है। यहाँ पर केवल 2 के ऊपर एक ऋण है, ठीक है ना। अगर इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाना है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव में भी बताएंगे, ठीक है ना, अगला वीडियो में बता देंगे, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, जैसे है ना वैसे लिखेंगे संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस करेंगे, क्या करेंगे बाबू, हल लिखने के बाद में जैसे संख्या है वैसे लिखेंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस के चिन्ह देने के बाद जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं है, क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बाटा का लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन एक खींचेंगे बाटा में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम क्या बताएं आपको पहले कि जिस संख्या पर एक नहीं रहेगा उसके बदले में नीचे 9 लिखना है। आप समझिए यहीं पर दिक्कत आपको होगा। और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं लगा है उसके बदले में नीचे 0 लिखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए 0.42 था, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। संख्या के संख्या लिखे हैं, उसके बाद माइनस डाले हैं, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले में क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है ना, घटाएंगे। उसके बाद देखिए जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसके बदले में नीचे 9 लिखेंगे, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले में नीचे 0 लिखेंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बाबू, 38 हो जाएगा, क्या 38/90 हो जाएगा आंसर। चलिए तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना, 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर x² 2x² प्लस के 7x प्लस के 5 का शून्यांक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात करें, ठीक है ना बाबू। क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि बहुपद px यानी देखिए कितना दिया है, 2x² प्लस के 7x प्लस के 5 का शून्यांक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबू क्या कर लिखेंगे, ये लिखेंगे यहाँ हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद में लिखेंगे यहाँ देखिए इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना दिया, 2 दिया है, बी बराबर कितना दिया है, 7 दिया है, सी बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबू क्या करेंगे, इसका हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है ना। अल्फा का मान निकालना है तो लिखेंगे, इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर बराबर इसका फार्मूला होता है बाबू। फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू
अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, क्या होता है बाबू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना, देखिए 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटा ए होता है, ठीक है ना। चलिए और जैसे 2 है अल्फा इंटू बीटा, इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बी का मान कितना दिया है बाबू 7 दिया है, ए का मान कितना है 2 है, माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। फिर इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है ठीक है ना, माइनस है तो माइनस 2 के 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू, पहले आपको बताएं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सॉरी सी बटा क्या होता है ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी का मान देखिए कितना है 5 है, ए का मान कितना है बाबू 2 है, तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना, 2 से 2 क्या हो जाएगा बाबू कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू 49 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, माइनस है तो माइनस 5 है तो 5, अब यहाँ पर बटा का जोड़ कर लेंगे, ठीक है ना, बटा का जोड़ करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, 49 का 49 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 5 का 20 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 29 बटा 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आया है बाबू, तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर का मान हमारा कितना आएगा 29 बटा 4 आ गया, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए फटाफट, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, नोट करो फटाफट से। छठा देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बाबू, यदि बहुपद यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5 का शून्यांक ज्ञात करें, यदि बहुपद इतने का शून्यांक, ठीक है ना, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5 का शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन क्या है बाबू एग्जाम में आता है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद यहाँ पर जो बहुपद दिया है इसको हम नोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट में पहले गुना करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा बाबू 5 दूनी 10, 10 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने के बाद या घटाने के बाद बीच वाला संख्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो 2 5 बन जाएगा, ठीक है ना। इसका गुणनखंड क्या करें 2 और 5 है तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 को x और 2 को x करेंगे तो बाबू हमारा 7 को x आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर x लगा है तो x लगा देंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस के 5x करेंगे प्लस के 2x करेंगे बाबूआ, अरे थोड़ी देर 2x प्लस के 5x प्लस के 5 करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो 5 को 2 को 7 हो जाएगा, ठीक है ना, गुना भी करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको बता देंगे फिर से क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या करना है गुना करना है, और गुना करने के बाद भी इसका ऐसा गुणनखंड तोड़ना है ना जिसको जोड़ने में चाहे घटाने पर बाबू बीच वाला संख्या आ जाना चाहिए, और गुना करने पर जिसका गुणनखंड तोड़े हैं उतना आना चाहिए गुना करना। देखिए यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, ठीक है, और गुना कर दे रहे हैं तो 10 आ जा रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को एक बार कॉमन लेंगे, उसके बाद इस दोनों को हम लोग एक बार कॉमन लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 एगो कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है तो एगो x कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम अपने से x रखते हैं, अगर लिखते हैं, ठीक है ना, अपने से एक x रखते हैं तो गुना करेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे और यहाँ पर हम लोग 1 रख देंगे तो हो जाएगा हमारा 2x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर हम लोग अगर 5 रख देते हैं, यहाँ पर x रखते हैं तो 5x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 1 रख देते हैं तो 5 आ ही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसके नीचे में प्रोसेस क्या करना है, 2x करना है, उसके बाद इसको लेना है, ठीक है, इसको और इसको एक तरफ लिखेंगे और इसमें से कोई एक को लिख देना है, ठीक है ना, दोनों सेम ही है, बस हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया बाबू हमारा, क्या हो गया, शून्यांक अभी नहीं निकला, गुणनखंड निकल गया, ठीक है, क्या हो गया ये गुणनखंड निकल गया। अब आपसे पूछा है कि सर शून्यांक निकालिए, शून्यांक कैसे निकालेंगे, जब शून्यांक बोला है निकालेंगे तो यहाँ पर 0 डाल देंगे। ये जो 0 है ना बाबू दोनों के लिए लागू होता है, दोनों के लिए लागू, दोनों शून्यांकों के लिए लागू होता है, ठीक है ना। देखेंगे 2x प्लस के
5 बराबर के 0, x प्लस 1 बराबर के 0। अब यहाँ पर देखिए जब 0 को इधर भेजेंगे 2x बराबर 0 को जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर के माइनस में आ जाएगा 5। अब यहाँ पर गुना में तो भाग में चेंज करेंगे, माइनस का 5/2 हो जाएगा, एक शून्य हमारा निकला है, ठीक है ना। माइनस का 5/2 एक शून्य निकलेगा। अब दूसरा शून्य कैसे निकलेगा, x बराबर, यहाँ पर समझा ही देते हैं आपको, 0 अगर इधर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में देखने को मिलता है और मिलेगा ही, ठीक है ना। तो नोट करिए फटाफट, ठीक है ना। चलिए तो बाबू आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब मेरे मोबाइल का चार्ज खत्म होने वाला है, ठीक है ना। फिर कल देख लेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।